हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। इस कार्यक्रम में हम भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरों पर नजर डालते हैं, इसलिए कि हमें अपने पड़ोस में भी क्या कुछ हो रहा है ये पता रहना चाहिए। देश के हालात अपने समझने के लिए अपने पड़ोसियों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हमारी मौजूदा सरकार की कभी ये पॉलिसी होती है कि लुक ईस्ट पॉलिसी, कभी पड़ोसियों पर ज़्यादा ध्यान देने की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार से ये कुछ लोगों को शिकायतें हैं कि पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे। इसमें चीन और भारत के बीच में कंपटीशन रहता कई मुल्कों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, जो हमारे इस बजट में भी नजर आया है। मालदीव को इस बार ताल्लुकात थोड़ा खराब होने की वजह से जो सालाना कुछ मदद के तौर पर कुछ अलग अलग हेड्स में पैसा दिया जाता है, उसको कम किया गया है। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे, अब तालिबान की सरकार ये इंडिकेट कर रही है कि वो अब मजबूत होती जा रही है और अब वो नेचुरल रिसोर्सेज कॉपर, जिसके सिलसिले में बताया जा रहा है कि दुनिया की आने वाली इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, वहां कॉपर माइनिंग के लिए चीन ने काम शुरू कर दिया है। दुनिया के मुल्क कबूल करें ना करें, हुकूमत को माने ना माने, लेकिन वो अपने काम आगे बढ़ा रहे हैं। अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी बेहतर की है। और एक खबर तो बहुत ही दिलचस्प आई थी जो हमने 2-3 हफ्ते पहले डिस्कस की थी कि भारत के रुपए से ज्यादा कीमती उनका अफगान जो करेंसी है वो हो चुकी है। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में इमरान खान और अमेरिका के बीच में बड़ी अजीब लव एंड हेट रिलेशनशिप, यानी कभी प्यार कभी दुश्मनी, इस किस्म के इशारे आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी तक इमरान खान जेल में है और कुछ हरकत ऐसी नजर आ रही है कि शायद अमेरिका फिर से उनसे ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। उसके अलावा बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, जो रिजर्वेशन के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें अब तक 140 स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। हालात काफी खराब हुए। अभी ऐसा लगता है कि हालात नॉर्मलसी की तरफ हैं, लेकिन वहां जगह जगह फौज लगी हुई है। इसके अलावा भारत के बजट में पड़ोसी मुल्कों के साथ क्या कुछ इस बार बजट एलोकेट किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं, बहुत से अखबारात में कॉलम लिखते हैं और हमारे चैनल के लिए हमें ये हर फ्राइडे वक्त दे देते हैं। एक ये प्रोग्राम खास उन्हीं का है और बहुत से लोग उसको बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। जी सैयद अली मुश्तबा साहब, क्या कुछ है अफगानिस्तान में, क्या कुछ हो रहा है? लगता है कि तरक्की की तरफ कुछ रास्ते बन तो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ है, ताजा खबर क्या है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हस्बे हाल है कि हम लोग जो है आजकल तालिबान पे ही ज़ोर दिए हुए हैं और तालिबान जो भी करते हैं, मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको रिपोर्ट करती है। तो चलिए आज हम लोग फिर से काबुल चलते हैं और वहीं से जो है, जो तालिबान की गतिविधि है, उस पे मैं नज़र रखा हुआ हूँ और उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी तालिबान ने क्या किया है कि अपना कॉपर माइंस जो है, जो उनका जो कॉपर माइंस का जो फील्ड है, वो लगभग 25 किलोमीटर दूर ईस्ट ऑफ काबुल है, जिसको उन्होंने खोल दिया है चाइना के लिए कि अब जाकर के वहां पे वो माइनिंग कर सकते हैं। ये इनकी संधि थी हामिद करजाई के टाइम में 2008 में ही, लेकिन अब जाके ये मेटेरियलाइज हुआ है 2 दिन पहले और उसके बाद जो है उसमें बाकायदा एक इनॉग्रेशन हुआ काबुल के अंदर, जिसमें चाइनीज एम्बेसडर शामिल थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो उनके हैं वो गनी बरादर जो है, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और वो थे वहां पे। और जो उनके माइनिंग मिनिस्टर हैं हिदायतुल्लाह बदरी, ये लोग सब जो हैं वहां पे बाकायदा जो है वो थे। और एक मतलब
जैसे इफ्तिताही जो होता है, कोई इनॉग्रेशन होता है, उस तरह का एक मंजर था और इस पे ये लोग जो हैं मतलब सब खड़े होकर के उसको इनॉग्रेट कर रहे थे। अब ये माइन के बारे में बता दूं आपको कि ये जो है यहाँ से काबुल से शायद 10 या 12 किलोमीटर का एक रोडवे भी जो है बना रहे हैं चाइना, जो कि वहां तक माइन तक ले जाए। माइन जो है इनके, ये सेकंड कॉपर लार्जेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है जो अफगानिस्तान के अंदर है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। और ये जो कॉपर के माइनिंग है, ये आजकल के नए जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो 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 बनते हैं मतलब चिप्स और ये सब चीजों में बहुत काम आता है। और ये ट्रांजिस्टर रजिस्टर होता है जो कि लगता है उसके अंदर, तो उसकी जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें बनती हैं पूरे दुनिया के अंदर, तो उसमें ये कॉपर वायर और कॉपर इसका जो है वो लगता है, तो इसकी बहुत ज्यादा मतलब डिमांड है इन ग्लोबल सप्लाई चेन। मैं हिंदी जानने वालों के लिए बता दूं कि कॉपर तांबा होता है और जिसका अब इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। जी, आप अपनी बात जारी रखें। नहीं, ये जो माइन है ये बिल्कुल एक समझ लीजिए कि ओपन माइन है और यहाँ पे जो है अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। अब चाइनीज जो है वो जा करके उसकी डिगिंग करेंगे, उसकी एक्सकावेट करेंगे, उसको खोदेंगे और उसके बाद उसमें से मतलब जो कॉपर है वो निकालेंगे उसको। अब इसी हवाले से एक बड़ी जो बात आई है, जो कि तालिबान के जो ओहदेदार हैं और जो तालिबान के जो मिनिस्टर हैं, हिदायतुल्लाह बदरी साहब माइंस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने चाइना को कहा है कि जब आप एक्सकावेशन करने लगे तो इस बात का ख्याल रखें कि हो सकता है कि इस माइंस के अंदर हमारे कुछ सिविलाइजेशनल इम्प्रिंट हो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो कहानी है कि जमीन के अंदर जो है एक सिविलाइजेशन निकल गया और बहुत सारी एंटीक्विटी निकल गई, तो ऐसा उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि इस माइन के अंदर जो है उनके भी कोई बहुत पुराने मतलब कोई चीज निकले वहां पे। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे और उसको अगर ऐसा कुछ है तो उसको जो है उस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे कि हम लोग के जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो करती है, तो उसी तरह से वो उसको करेंगे। तो चाइना ने भी यही कहा है कि हम लोग कोई भी ऐसी चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जिसका मतलब सिविलाइजेशनल वैल्यू हो, एंटीक्विटी हो और उस तरह की चीजें हैं। तो अब इसमें एनालिसिस ये है कि देखिए ये जो संधि है ये जो हुई थी ये 2008 में वो अशरफ गनी के टाइम में हुई थी और अब जाकर के उसका बाकायदा उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया है और अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है ऑन द ग्राउंड। तो काफी टाइम लग गया, कम से कम नहीं तो समझ लीजिए कि 16-17 साल जो है लग गए उसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो अब तालिबान तो अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट समझती है कि चाइना जो है वो उसको उन्होंने कह दिया कि आप ले। इसका मतलब है कि वो अपने आप को तालिबान समझते हैं कि हम बहुत स्टेबल हैं, हमें कोई हटा नहीं सकता है। तभी ये वो अपना काम आगे का जो डेवलपमेंट का काम है उसको बढ़ा रहे हैं और इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हमें अमेरिका जो है वो रिकॉग्नाइज कर दे और ये कर दे वो कर दे। तो वो तो अपना जो काम है वो काम कर रहे हैं और चाइना ने भी जो है मतलब बहुत ही मतलब बोल्ड स्टेप लिया है कि ऐसे मुल्क को जो कि जिसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किए हुए है वहां जाकर के वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहां के डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये चाइना का भी जो है आगे की रीडिंग है, आगे का कैलकुलेशन है, वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि इन सब चीजों में इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ था। वो जब हामिद करजाई थे और अशरफ गनी थे या उससे पहले थे, अमेरिका के मतलब संरक्षण में इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान पे, जो कि कोई भी ममालिक जो है उस इन्वेस्टमेंट को फॉरगो नहीं कर सकता है। ये जितना इन्वेस्टमेंट उस अर्ली स्टेज में अफगानिस्तान के जो कि मतलब पोस्ट 9/11 के बाद जो है बिल्डअप हो रहा था। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इंडिया क्यों चुप बैठा हुआ है और चाइना को उसने जो है बाकायदा मतलब देख रहा है कि चाइना क्या कर रहा है। तो मुझे यही लगता है कि इंडिया को जो है अमेरिका ने अच्छी तरह से बांध लिया है कि आप उधर नहीं देखो, आप उधर नहीं जानो। लेकिन अगर इंडिया की बात अगर आप मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट बात करें चाइना अमेरिका को माइनस करके, तो इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया था तो इसी माइंस के लिए किया था कि वो कॉपर माइंस की जो डिगिंग है और उसका एक्सकवेशन जो है वो इंडिया को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये चीजें हैं जो कि बड़ी सटल है, और इंडिया जो है कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है, और चाइना जिसको करना है, जो करना है वो कर रहा है। हाँ, यही ये खबर है। देखे, मैं अफगानिस्तान 2 बार गया हूँ। एक बार 1986 में, एक बार 1996 में। तो दोनों बार मैंने ये चीज महसूस की कि जब आप काबुल में जाएं और अपने आप को भारत से बताएं तो लोग इज्जत करते हैं। और वहाँ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है काबुल में, और बहुत से स्कूल हैं जिनको जैसा कि आपने बताया कि सड़कें, स्कूल, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में काफी पैसा भारत ने लगाया था। लेकिन अब सिर्फ हमारा एक टेक्निकल स्टाफ वहां कुछ बैठा है एम्बेसी में, वजीर अकबर खान इलाका है, मुझे याद है, काबुल में जहां हमारी एम्बेसी है। तो लेकिन ये वाकई आप सही कह रहे हैं कि भारत पीछे रह जा रहा है, शायद अमेरिका के इशारे पर। लेकिन ये एक बड़ा नुकसान होगा। भारत वहां बहुत कुछ कर सकता है, और चूंकि वहां एक कंपटीशन पाकिस्तान से भी है, इसलिए भी भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ है। अच्छा, मैं चलता हूं दूसरी खबर की तरफ। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान जो अमेरिका के साथ दुश्मनी और पंगा लेने की वजह से जेल में पहुंच गए, अब ये अमेरिकन आकर के क्या मिल रहे हैं इमरान खान से, क्या बात समझा रहे हैं, क्या लगता है? जी, बहुत सारी अलग-अलग खबरें हैं। पहली तो खबर आप जब अमेरिका से शुरू कर रहे हैं, तो अभी अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने एक 39 मिनट्स की मीटिंग की है रावलपिंडी में, जहां अडियाला जेल है। वहां जाकर के उन्होंने 39 मिनट्स की जो है बाकायदा मीटिंग की है। इमरान खान से क्या बातचीत किया है, नहीं किया है, वो तो मतलब पोशीदा है। लेकिन एक बात जो है वो बाहर निकल के आई है मीडिया में कि इन्होंने एक फैसिलिटेट करने के लिए अमेरिकन एम्बेसडर गए थे इमरान खान से, वो बात करने की। उनका जो एक कांग्रेस और उनका जो ओहदेदार है वहां पे वॉशिंगटन में, डेविड लू, जिनका बहुत नाम उछल के आ रहा था कि जिन्होंने जो है पाकिस्तानी एम्बेसडर जो वहाँ अफगानिस्तान में थे, वहाँ वॉशिंगटन में थे, उनको कहा था कि आई डोंट वांट इमरान खान। ये डेविड लू का कहना था, और वही साइफर केस बन गया। जो साइफर केस है वही साइफर केस है, जिसमें इमरान खान ने यही अल्फाज जो है वो एक कागज को लेके दिखा दिया, और वो साइफर केस बन गया कि इन्होंने जो है मतलब गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने शाया कर दिया। अब वही डेविड लू जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तान इमरान खान से मिलने के लिए। और ये अभी जो सफीर है अमेरिका के यहाँ पाकिस्तान में, वो गए थे उन्हीं को मतलब ये कहने के लिए कि वो आएंगे तो उनसे आप मिले। जो एक होता है प्रोटोकॉल कि वो बड़े ओहदेदार हैं तो उनके आने के लिए जो है रास्ते और ये सब क्या है। तो ये बड़ी एक मतलब अजीब सी खबर है कि अमेरिका तो पहले डेविड लू ने यही कहा था कि आई डोंट वांट अफगानिस्तान, पाकिस्तान में इमरान खान। अब वही आ रहे हैं इमरान खान से मिलने के लिए। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो जब करेंगे तो हम बताएंगे। दूसरी खबर इसी के साथ है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो एक बाकायदा जो है रेजोल्यूशन पास कर दिया है, और पाकिस्तान को कहा है कि आप इमरान खान को रिहा कीजिए। तीसरी बात यह है कि 6 अगस्त को या 4 अगस्त को जो है इमरान खान का 1 साल पूरा हो जाएगा जेल में। तो इसको भी मतलब पाकिस्तानी अवाम जो है इस तरह से देख रही है कि 1 साल पूरा हो जाएगा। तो मुझे आज के डेट में ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ उस दिन होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि जेल में जाने का जो है वो सेलिब्रेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन इस्तेजा तो करेंगे ही करेंगे। और कैसे करेंगे तो वो तो उस दिन आएगा, तो उस दिन बात होगी क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। तीसरी खबर ये है कि जो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने 13 लोगों का बेंच था जिसने ये फैसला दे दिया था कि तहरीके इंसाफ पार्टी पहले थी, अभी है और रहेगी। उसको उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज किया, और उसने कहा कि आप जो है इनके जितने भी जो है रिजर्व सीट्स हैं वो बहाल कीजिए। इलेक्शन कमीशन को कहा, इलेक्शन कमीशन भी मान गई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन अभी जो है जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, उसने जाकर के पीटीआई की दफ्तर को फिर से सील कर दिया। वो पूरा जो उनका दफ्तर था इस्लामाबाद में, वहां वो उसको बंद कर दिया है, कोई आदमी जा नहीं सकता है। अब उसके खिलाफ अभी जो बहुत मुजाहरे हो रहे हैं और इश्तिदा हो रहा है, वो पंजाब जो उनकी असेंबली है उसके सामने जो है
वो पीटीआई के लोग बैठ गए हैं और मुस्तकिल वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। 20-20 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक होता है। 20 घंटे के बाद एक लोग जो है वो चले जाते हैं, दूसरे लोग फिर आ जाते हैं। तो ये मुस्तकिल वहां चल रहा है, वहां नारेबाजी हो रही है। आप यूट्यूब पर देखें पाकिस्तान में के इस पे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि वहां पे क्या हो रहा है। एक से एक नारेबाजी करते हुए एक साहब ने कहा, वो शहबाज शरीफ को नहीं, नवाज शरीफ को और मरियम शरीफ को बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि बाबा रोम के जो दुख्तर नेक अख्तर हैं, बाबा रोम मालूम ये हो रहा है कि वो नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि वो बाबा रोम है। वो मतलब अरिस्टोटल और प्लेटो जो होते थे वो हैं। और वो चूंकि लंदन से वापस भी आए थे ना, तो वो रोम से कनेक्ट कर रहे होंगे जी। और उनकी जो बेटी है उसको दुख्तर नेक रखता मरियम नवाज को, उन्होंने तो मतलब तहलका मचाया हुआ है पूरे पीटीआई के ऊपर, और वही जो है मेन कल्पिट वही है, वही मेन विलन है या जो भी कुछ है। तो इस तरह की वहां पे बयानबाजियां हो रही है। और दूसरी बात है कि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी जो है नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहां वही नारेबाजी चल रही है। और उन्होंने ये कहा कि हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें। हालांकि उन्होंने वर्ड सत्याग्रह नहीं यूज किया है, लेकिन वो सत्याग्रह ही चल रहा है वहां पे, हमारे आपके समझने के लिए वो सत्याग्रह ही चल रहा है। तो ये पाकिस्तान की खबर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए बताऊं, शाह महमूद कुरैशी से मेरी मुलाकात हुई अमेरिका में 1998 में। 3 हफ्ते का एक प्रोग्राम था, एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें मैं और एक और इंडिया से जर्नलिस्ट थी लेडी, इंडियन एक्सप्रेस से, और पाकिस्तान से शाह महमूद कुरैशी थे। तो शाह महमूद कुरैशी के बारे में ये मुझे पता चल गया था कि ये अमेरिका की गुड बुक में हैं, और वहां भी वो अक्सर कभी वर्ल्ड बैंक में मुलाकात करने के लिए खामोशी से एक तरफ जाते थे, कभी सारे प्रोग्रामों से हट करके वो अलग अलग अमेरिकनों से मिलते थे, उसकी खबर हमें मिलती थी। और वो बाद में 3 बार फॉरेन मिनिस्टर बने। तो उसमें ये महसूस होता रहा मुझे कि ये अमेरिका की गुड बुक में है, इसलिए ये बार बार फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं। एक बार लाहौर में अमेरिकी को किसी ने एक्सीडेंट में पाकिस्तानी को मार दिया था, उस वक्त इनकी पाकिस्तानी रग जो है वो जिंदा हुई, और उन्होंने कुछ वो कागज इम्यूनिटी के दिखा दिए थे, तो उसके बाद ये फॉरेन मिनिस्ट्री से हट गए थे। लेकिन उसके बावजूद 2 बार फिर फॉरेन मिनिस्टर बने। तो हो सकता है शाह महमूद कुरैशी कनेक्शन जो है वो इमरान खान को कहीं कोई फायदा पहुंचा दे। मुझे ऐसा लगता है वाशिंगटन में उनके काफी हमदर्द लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं बांग्लादेश की खबर पर। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतने बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मारे गए, क्या कुछ है ये? अभी तो जुमा 8 दिन एक बार फिर सरकार बना करके बैठी है शेख हसीना, और अभी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, क्या कुछ है ये? देखिए, ये जो है ना, ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है, ये बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये बरजस्ता जो है मतलब भड़क उठी है, और मतलब ये शोला जो है पूरा मतलब बांग्लादेश को लेकर के स्टूडेंट्स इसमें सामने आए हैं। और ये ढाका यूनिवर्सिटी से जो है ये शुरू हुआ था, और वो कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ था। और वो कोटा सिस्टम जो है 54-55% जो कोटा है वहां पे, वो मतलब उनके जो फ्रीडम फाइटर 1971 के जो लोग जो फाइटिंग में आए थे और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के भी जो चिल्ड्रन है उनके लिए वो चल रहा है कोटा। जो कि इन लोगों का जो आज के जो नौजवान पीढ़ी है वहां पे, वो कहती है कि वो तो बेमकसद है, उसका कोई 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 मतलब अगर आप कोटा ही देना चाहते हैं तो आप पिछड़ी जाति को कोटा दें, कुछ और जो लेवल है। लेकिन ये कि फ्रीडम फाइटर तो 71 के बाद मर गए, वो उनके बच्चे को अगर आप देना चाहते हैं तो चलिए वहां तक तो ठीक है। अब ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, तो ये उनके उसके लिए उन्होंने बहुत मतलब इस्तेजा किया था। पूरा बांग्लादेश जो है वो मतलब एकदम कर्फ्यू जो है उस तरह के हिसाब से आर्मी आ गई, उसने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। 140 बच्चे जो हैं या स्टूडेंट जो हैं वो मर गए इसमें। अब जो है उसके आगे ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में आ गई।
तो उन्होंने जो 54-55% जो कोटा पहले से एलोकेट किया हुआ था, उसको हटा करके उन्होंने 4 और 6% कर दिया, 4+2 करके। अब वो मामले को डिफ्यूज कर दिया है कि अब जो है वो बांग्लादेश में 6% से ज्यादा कोटा नहीं होगा इस तरह की चीजों पे। तो स्टूडेंट का गुस्सा जो है वो अब कम आ गया है। और उन्होंने पहले तो 48 घंटे का वो कहा था, पूर्णविराम लगाया था कि हम अब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, फिर उसके बाद और 48 घंटे आ गए हैं। अब उनके नए डिमांड शुरू हो गए हैं। वो डिमांड्स ये हैं कि जो लोग मरे हैं उनको कंपनसेशन दीजिए, और उनके कुछ मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको भी जो है मतलब आप हटाइए, और 4-5 चार्टर जो है उन्होंने दिए हैं। इस बीच में एक और शगुफा उठा है वहां पे कि शेख हसीना ने जो है अपना तेवर नहीं कम किया है इसके ऊपर, और वो अभी भी जो है फ्रीडम फाइटर का गुण गा रही हैं कि फ्रीडम फाइटर ने ही जो है हमें बांग्लादेश बनवा दिया। और उन्होंने स्टूडेंट्स को एलिगेशन लगाया कि ये रजाकार हैं। अब ये रजाकार का वर्ड जो है वो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, इसको अब हैदराबाद से नहीं जोड़िए आप, ये बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि रजाकार उनको कहा जाता था जो कि 1971 में पाकिस्तान के साथ थे, और वो मतलब यहाँ पे जो बंगाली हैं और जो लोग हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल को, उनको ये आर्मी के साथ जो है वो करते थे, तो उनको एक लेबल कर दिया कि ये जो है वो रजाकार है। और रजाकार अगर आप इसकी और बारीकी अगर और मतलब अंदर से परत जो है उसकी खेलेंगे तो वो इस्लामिस्ट है, वो जमायत इस्लामी वाले लोग हैं, और वो इस तरह के जो लोग हैं। अब एक कंट्री जहां के 98% मुसलमान है, तो वो क्या करेगा ये बताइए आप। तो वो तो उनके अलग अलग जो उनके मतलब विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जो उनके शेड्स हैं वही है। तो मुझे ये लगता है कि अनऑफिशियली ऑफिशियली जो है ये बात नहीं आई है। तो ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो मतलब उनके जो क्या कहते हैं खालिदा जिया वाली जो पार्टी है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनके जितने भी इस्लामी जमात थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, ये इस तरह से मतलब स्टूडेंट्स को आगे कर करके वो अपना पोजीशन असर्ट करना चाह रहे हैं कि आप इस्लामिस्ट को माइनस करके बांग्लादेश नहीं चला सकते। जी। उनके साथ जमात इस्लामी भी रही है, जमात इस्लामी भी रही है, उन्हें इस्लामिस्ट कहा जाता है। जो झगड़ा है, जो हिंदुस्तान में झगड़ा है कि इंडिया फॉर हिंदूज, आरएसएस और बीजेपी और जो भी उनकी जमात है, वो भले ही मतलब खुल के ना बोले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ना बोले, लेकिन ऑन द ग्राउंड तो यही बात है ना कि आपको हम बराबर का हिस्सा नहीं देंगे। वही बात वहां पे भी है। वो अवामी लीग जो है अपने आप को सेकुलर बोलती है और जो भी बोलती है, लेकिन एसेंशियली दे आर मुस्लिम्स। वो क्या, तो ये जो असर्शन था बांग्लादेश को, मैंने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की कि ये स्टूडेंट अगर ये पॉलिटिकल पार्टी को ले आते ना, अगर ये अवामी लीग को ले आते या बीएनपी को लेके आते, तो इसका पॉलिटिकल कलर हो जाता। लेकिन ये जो है इसको इन्होंने स्टूडेंट्स का कलर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स के पीछे क्या थे? मैं मंडल एजुकेशन में यहाँ पे था, दिल्ली में था, बाकायदा मैंने देखा है कि लड़के जो हैं वो आत्मदाह कर रहे हैं, किरासन तेल जो ऊपर लगा दी और किसी ने माचिस लगा दिया और वो झलक रहा है, और उसको हमने देखा है कि एम्बुलेंस में लेकर के भागे थे। तो ये एजिटेशन उसी तरह का था जो मंडल एजिटेशन हुआ था, मतलब फॉर द कोटा सिस्टम वीपी सिंह ने दिया था। और इसके पीछे क्या था? इसके पीछे बीजेपी थी। जी बिल्कुल। ये पूरा जो एजिटेशन था ये बीजेपी और आरएसएस ने करवाया था पूरे हिंदुस्तान में। ये तो मैंने खुद देखा है अपने सामने कि उनको कौन पनाह पुष्टि कर रहा था, कौन घर से निकाल के ला रहा था, स्टिकर्स लगे हुए थे, किसी के सर पर जो है ये बनाया हुआ था। तो यही चीजें वहां भी चल रही हैं, वही सेम टू सेम है। सियासी पार्टियां नौजवानों का इस्तेमाल सियासी पार्टियां अपने मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल कर लेती हैं। मैं उसका ये जो आपने रजाकार का लफ्ज के बारे में बताया, कुछ रजाकार के लफ्जी माने जो हैं बिल्कुल यानी डिक्शनरी वाले माने जो हैं वो वॉलंटियर के हैं। अब वो वॉलंटियर कहाँ किस जगह है कैसे हैं वो इस्तेमाल के साथ साथ जिस तरह से मशहूर होता है वही बात आगे बढ़ जाती है। अच्छा, इंडिया के ने जो बजट दिया है, बजट में हमारे यहाँ अपोजिशन को भी इख्तलाफ है, बिहार को और आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा दे दिया। इंटरनेशनल लेवल पर जो पड़ोसी मुल्कों को
मदद के तौर पर, ग्रांट के तौर पर जो दिया जाता है, उसमें भी कुछ हेरफेर किया है? क्या कुछ है हमारे बजट में पड़ोसी मुल्कों के साथ क्या कुछ दिया जा रहा है? जी, ये बजट में जो है एक खास उसकी जगह है, जो कि हर साल बजट में वो इमीडिएट नेबर्स को, नेबर इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, और ये मतलब ये कि मतलब हर साल ये एलोकेशन होता है, कोई नई बात नहीं है। और हर साल जो है वो पिछले साल से ज्यादा होता है, किसी को कम मिल जाता है, किसी को ज्यादा मिल जाता है। लेकिन ये एक मतलब देयर इज अ प्रोविजन इन द पार्लियामेंट बजट, जो निर्मला सीतारमन ने इस बार जो है पेश किया है 2 दिन पहले। तो इसमें जो जो बहुत ही हेडलाइन जो है वो ये है कि पहली हेडलाइन है कि मालदीव्स को जो बजटरी एलोकेशन है वो कम कर दिया है। और वो कम इसलिए किया है कि मालदीव जो है वो चाइना के खाने में खेमे में जा रहा है। तो पिछले साल जो है वो 790 के आसपास या 780 करोड़ के आसपास जो है वो इंडिया का बजट था, मालदीव को जब दे रहा था। इस साल जो है वो 400 करोड़ के आसपास आ गया है, जो कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक कट किया है मालदीव के लिए। तो ये मेजर हेडलाइन है। दूसरा हेडलाइन है कि भूटान जो इंडिया का खास नेबर है और उसकी जो है डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिया कंट्रोल करती है, उसको 200 करोड़ रुपए जो दिए हैं। लेकिन ये 200 करोड़ जो है ये अब नॉर्मल इसलिए नहीं है कि इसमें से 100 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास जो है वो लोन है, वो दान नहीं है, ग्रांट नहीं है, वो दान नहीं है। ये 2000 करोड़ है या 200 करोड़ है? 2000 करोड़ है। हाँ हाँ जी, 2000 करोड़ है। जी जी जी। और मालदीव को जो है वो 400 करोड़ है, और हाँ पिछले 780 करोड़ से जो है। अब इसमें जो तीसरी हेडलाइन है वो ये है कि श्रीलंका को जो है जो हालात अभी हमारे और श्रीलंका के साथ हैं, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, तो उसको देखते हुए इंडिया ने जो है श्रीलंका का बजट एलोकेशन बढ़ा दिया है, लगभग डबल कर दिया है। 200 करोड़ थे तो 400 के आसपास जो है वो है। नेपाल को भी उसने जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, बांग्लादेश को भी इंक्रीज किया है। लेकिन जो बड़ी खबरें जो हैं वो यही है कि मालदीव को जो है वो पनिश किया है, और भूटान को उसने जो है मतलब 1000 करोड़ तो सबसे ज्यादा होते हैं ना, तो 1000 करोड़ तो दान दिया है। तो क्योंकि इंडिया जो है बिल्कुल घनिष्ठता बनाए रखना चाहता है, नहीं चाहता है कि चाइना जो है, और ये सारे जो मुल्क हैं, चाहे वो श्रीलंका हो जाए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो या मालदीव हो, ये सारे मुल्क जो है वो तो अब चाइना की तरफ भी अपनी निगाहें देख रहे हैं कि हमें क्या मिल जाएगा चाइना से। लेकिन यह है कि इंडिया की जो है वो परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है, जबकि चाइना नहीं था इस पूरे खेल में, तब भी इंडिया जो है अलोकेट करती थी इनको अपने बजटरी एलोकेशन से, क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं, इनकी इकोनॉमी बड़ी छोटी है, तो इनको तो इंडिया ही जो है वो संरक्षण दे सकता है ताकि वो अपने आगे बढ़े। तो यही एक खबर है जो मतलब साउथ एशिया के जो स्टूडेंट्स हैं, साउथ एशिया के जो जानकार हैं, कि इस तरह से जो है वो चेंज हो रहा है साउथ एशिया का सीन, और इंडिया जो है अपनी ग्रिप जो है बनाना चाहती है इन सारे मुल्कों पे, इसलिए तो इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है इनके यहाँ। यही खबर है जी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त देते हैं। जी, आप कुछ और आगे कुछ कहना चाहते हैं? जी ये मैं कुछ लतीफे के तौर पे बात करना चाह रहा था, वो इमरान खान का, और जो उनका पूरा जो मैंने अभी खबर बताई। तो मैं कभी कभी यूट्यूब देखता हूँ, उसमें एक साहब हैं, वो बड़ा पंजाबी हैं, वो आते हैं और उनका जो स्टाइल है, अब वो मेरे दिमाग में जो है कभी कभी मतलब घूमता रहता है। तो वो स्टार्ट करते हैं अपना कि अस्सलाम वालेकुम, और दफाई क्या कुछ बोलते हैं बड़े खास और नफीस उर्दू में, इस्लामाबाद के हलकों में ये चल रही है, आप मेरे चैनल को मत जाइएगा छोड़ के, बड़ी बड़ी खबरें मैं सुनाऊंगा। उसके बाद वो आगे बोलते हैं कि बड़े बड़े एंकर और ज्ञानी कॉलमिस्ट, ये दो लफ्ज यूज करते हैं कि बड़े बड़े एंकर और ज्ञानी कॉलमिस्ट ने साजिश किया हुआ है हमारे कप्तान इमरान खान के अगेंस्ट में। और यहाँ के जो है दारुल क्या दारुल करके बोलते हैं कि सहूलतकार, माफिया, हैंडलर्स, इन लोगों ने ये सब साजिशें कर रहे हैं। मतलब इस तरह से वो पूरा अपना जो एंकरिंग करते हैं। अरे साहब, ऐसा ही एक मैं पाकिस्तान के एक और यूट्यूबर को जानता हूं, वो एक आध बार मैंने शायद एक इंटरव्यू भी किया था,
पाकिस्तान के कुछ हालात पर। वो बड़े दिलचस्प अंदाज में, ऐसा लगता है जैसे कुछ घरेलू औरतें एक दूसरे को कोसती हैं ना, तकरीबन उस तरह के हालात उनकी जबानों पर आते हैं। बड़ा दिलचस्प होता है। खैर, तो इमरान खान के साथी भी हैं और शहबाज शरीफ के भी कुछ साथ हैं। वो बहरहाल पत्रकारों का हाल, जैसे जैसे सरकारें अमेरिका के इन्फ्लुएंस में या कहीं कहीं तानाशाही की तरफ जब चली जाती हैं, तो मीडिया के लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक वो जो ईमानदारी पर डटे रहते हैं, एक वो जो सरकार के साथ बह जाते हैं। हमने अपने यहाँ बहुत नज़दीक से, बहुत अच्छे से देखा है, जिसको हम अब गोदी मीडिया कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त देते हैं हर फ्राइडे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि कमेंट्स में ज़रूर लिखें और बताएं आप इस प्रोग्राम को कितना आपको पसंद आया। कोई और मशवरा आप देना चाहें तो आप मशवरे भी दे सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।